Hello students, Ritu ma'am here. Students, in our last video we have already done catalysis and we have done its type, the mechanism of heterogeneous catalysis. Now in this video we will take its remaining part, that the shape selective catalysis and the enzyme catalysis. So first we will take the shape selective catalysis. So student, shape selective catalysis, as its name show, which select the shapes. ठीक है, that means the catalyst which select the shape of the reactant are known as the shape selective catalyst. ठीक है, ये just for idea. जो exact definition है वो क्या है? The catalyst which adsorb the molecule on the basis of the size and shape of the reactant are known as the shape selective कैटलिस्ट. यानी ये क्या हो गई, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सबसे पहले शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की, तो द कैटलिस्ट विच एड्सॉर्ब क्योंकि सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगा ना, इसलिए विच एड्सॉर्ब द मॉलिक्यूल. कौन से मॉलिक्यूल? जो रिएक्टेंट है उसके मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस. किस बेस पे एड्सॉर्प्शन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, लीविंग, या आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. लीविंग अदर्स आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट. ठीक है, तो ये तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हो गया. और जो इस तरह ये जो फिनोमिना हुआ इन विच द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस फिनोमिना, ये फिनोमिना क्या हो जाएगा? शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस हो जाएगा. अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जियोलाइट. ठीक है, जियोलाइट 11th क्लास में भी छोटा सा टॉपिक था, वहाँ आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा. यहाँ मैं फिर से उसको बता देती हूँ कि व्हाट आर जियोलाइट्स. तो जियोलाइट्स बेटा क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द माइक्रोसाइज्ड पोर्स होते हैं इनके अंदर. जियोलाइट्स के अंदर दे कंटेन्स माइक्रोसाइज्ड पोर्स. ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहते हैं. और दीज आर बेसिकली आपके जो होते हैं जियोलाइट्स, ये क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट्स, यू कैन से दीज आर द एल्यूमिनोसिलिकेट्स. मैं अभी आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करती हूँ. दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स. सिलिकेट्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर सिलिकेट्स. ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा. दीज आर द सिलिकेट्स, मतलब वहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग रहती है, तो उसको हम सिलिकेट्स बोलते हैं. इस तरह का 3D नेटवर्क हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, 11th क्लास में. तो इन सिलिकेट्स में जब कुछ सिलिकॉन जो है वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं. ठीक है, ये क्या है? ये तो सिंपल सिलिकेट है. तो इस सिलिकेट्स में जब आपके कुछ सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एल्यूमिनोसिलिकेट बन जाता है. एंड एल्यूमिनोसिलिकेट्स आर इन जनरल नोन एज द जियोलाइट्स. ठीक है, तो इनके जो सरफेस पे क्या होता है? स्मॉल साइज माइक्रो साइज पोर्स होते हैं. एंड दे हैव, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? दे हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनीकॉम्ब देखा है आप लोगों ने? ठीक है, हनीकॉम्ब देखा होगा. कैसे होते हैं? उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो उसी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है. और कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ सिलिकॉन एटम क्या हो जाते हैं? एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? जियोलाइट्स बोलते हैं. और जो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट उसका बेस्ट एग्जांपल जियोलाइट है. जियोलाइट में आपका जो जनरली इसका यूज़ है, कहाँ किया जाता है? इसका जो यूज़ है, जो आपका क्रैकिंग प्रोसेस है, यानी जिसमें आपका हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम क्रैकिंग बोलते हैं. तो क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. तो पेट्रोल बनाने के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री में
इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो ZSM5, ये एक जियोलाइट का टाइप है जो जनरली यूज़ किया जाता है। तो ये 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जियोलाइट आपका बेसिकली यूज़ किया जाता है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये वाला जो है आपका, इट कन्वर्ट्स अल्कोहल से, ये आपको क्या करता है, हाइड्रोकार्बन देता है, ठीक है। ये जो आपका ZSM5 है, ये बेसिकली इसमें कैटलिस्ट का काम करता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है, छोटा सा टॉपिक था। और बाकी इसका अगर जनरल फार्मूला वगैरह लिखना हो तो वो आप लिख सकते हैं, हालांकि इतना कहीं वो चीज़ आती नहीं है, फिर भी अगर लिखना हो तो जो मेन इसका चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ध्यान रखना है तो लिख सकते हैं mx/NaLO2 होल X SiO2 होल Y एंड ZH2O। ये जनरल फार्मूला है जिसमें आपका M क्या है, M आपका मेटल एटम है, और जो आपका X Y Z है ये अकॉर्डिंग टू कंपाउंड चेंज होता रहता है, ठीक है। दिस इज सिंपली द जनरल फार्मूला अगर जनरल देखना है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है हमारा एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है बेटा। ये हमारा था शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिसिस क्या होगा, पहली चीज़ कि जो कैटालिसिस, जो प्रोसेस आपका एंजाइम के थ्रू प्रोसीड होता है, यानी जिसमें जो कैटालिस्ट हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, उसको हम एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, नाम से ही पता चल रहा है, बट उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि व्हाट आर एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो होते हैं बेसिकली, देखो मैं 2-3 फॉर्म में इसको बता रही हूँ आपको। दीज आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी चीज इनका ये जो बेसिकली हैं, ये बेसिकली क्या है, दीज आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई होता है, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। थर्ड अगर इनकी बात करें तो दे जनरली प्रोड्यूस्ड, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बाय एनिमल एंड लिविंग प्लांट्स, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज द बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट है क्या है कि जो आपके एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ये बेसिकली इनफ इन ट्रेसेस, इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता है किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, बहुत ट्रेसेस में ही ये सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई एक्टिविटी होती है, काफ़ी हाई होती है। अभी हम इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक लेंगे उसमें ये चीज़ डिटेल में लेंगे। ये फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ पे जो इसका मेन पॉइंट था वो बता दिए हैं कि क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये, समझना बेटा। तो बेसिकली अब इसमें ये चीज़ समझिए आप कि एंजाइम कैटालिसिस का एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूँ। हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हमें किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो बेसिकली स्टमक में जाके फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब वहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसका क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं उसको, और उसको जस्ट लाइक अगर समझ लीजिए हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं कहूँ कि प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसमें पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बॉडी के अंदर ये रिएक्शन नहीं होगी तो फूड मतलब साल भर तक, कई साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा अगर ये रिएक्शन ना हो एंजाइम के थ्रू।
तो और हमें यानी भूख भी नहीं लगेगी, अगर फूड ऐसे ही पड़ा है हमें भूख भी नहीं लगेगी और हमारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहेगी किसी काम को करने के लिए। तो मतलब यहाँ से आप इमेजिन करिए कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये एंजाइम्स, ठीक है, हमारी स्पेशली एनिमल बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट है ये लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन को बॉडी के अंदर करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में लाइफ प्रोसेस को चलाते हैं, तो इस वजह से भी इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हम इसका एक समझने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली इनके सरफेसेस पे बेटा लार्ज नंबर ऑफ कैविटीज़ होती हैं इनके सरफेस पे। तो इन कैविटीज़ में कुछ एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्कोहलिक ग्रुप हो गया है, आपका एसिडिक ग्रुप हो गया है, अमीनो ग्रुप हो गया है। तो कैविटी जो होती है इनके सरफेसेस पे वो इन ग्रुप्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप्स होती हैं, ये जो आपका मतलब हम बता रहे हैं ना कि कैविटी होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप्स होती हैं। तो जिसमें आपका जब वो रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है, जब उसके सरफेस को प्रोवाइड करता है, एंजाइम अपने सरफेस को प्रोवाइड करता है, तो उसमें सिर्फ वही रिएक्टेंट या यहाँ पर रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन में, तो वही सबस्ट्रेट या वही रिएक्टेंट उसमें फिट हो पाता है या एब्जॉर्ब हो पाता है, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है। समझ रहे हैं? मीन्स उसमें क्या है, बेसिकली उसके अंदर कैविटीज़ हैं और उसमें सिर्फ वही आपके रिएक्टेंट फिट हो पाते हैं या एब्जॉर्ब हो पाते हैं जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप हो, मतलब जो उसमें कैविटी हो वो उसमें उस तरह की शेप दी हो जिससे वो उसमें फिट हो जाए, ठीक है। अभी डिटेल में मैकेनिज्म लेंगे। तो उसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्क कैसे करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं फटाफट आपको बता देती हूँ इसके, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे कोई बहुत टफ एग्जाम्पल नहीं। जैसे आपका प्रोटीन है, मैंने भी आपको बताया प्रोटीन आपका दो तरह से बॉडी में कन्वर्ट होता है, एक तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन ही हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो ये हमारा फर्स्ट वाला रिएक्शन है, प्रोटीन जो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहा है ये इन स्टमक होता है, ये स्टमक का रिएक्शन है। और जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ये बेसिकली इंटेस्टाइन का में होता है रिएक्शन बॉडी के अंदर। अब यहाँ जो प्रोटीन से पेप्टाइड बनता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो कैरी फॉरवर्ड करता है, वो इसको हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ये बेसिकली ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम है उसके थ्रू ये रिएक्शन कैरी होती है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट। जैसे आपका समझ लो स्टार्च होता है हमारा बेटा, स्टार्च बेसिकली माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइस्टेज। डाइस्टेज एक एंजाइम होता है जिसके थ्रू ये माल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। और बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल जो आप सबको पता है कि मिल्क इजीली कन्वर्ट इनटू कर्ड इन दी प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये तो आपको सबको पता होगा आई थिंक। और इसके अलावा अगर आप शुगर को ले लें, हमारा सिंपल सुक्रोज जो है ये हाइड्रोलिसिस पे यानी C12H22O11 इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। C6H12O6 दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो ये बेसिकली कुछ रिएक्शंस हैं, ये हमारे रिएक्शंस हो गए, कुछ एग्जांपल। एक्चुअली अभी MCQ टाइप पैटर्न जब से आ गया है बोर्ड में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स कई बार उस फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थोड़ा याद रखने होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ बेटा अब इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। तो वी विल टेक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, अब पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा इसमें कुछ टफ नहीं है। बिल्कुल ये पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस है, शॉर्ट डेफिनेशंस आ जाती हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1 मार्क में इसमें क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, स्पेशली 2 मार्क और 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब कि स्कोर करने वाला चैप्टर है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। बाकी सिंपल चैप्टर है, ऐसे कुछ टफ नहीं है। इंटरेस्ट लेने की बात है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बेटा जो है वो क्या है, जो एंजाइम्स होते हैं हाईली एफिशिएंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाईली एफिशिएंट है। एफिशिएंट, अब आप समझ लीजिए एफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो एंजाइम इतना एफिशिएंट होते हैं कि उसका एक मॉलिक्यूल कैपेबल होता है मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को 1 मिनट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मतलब अगर हमारे पास रिएक्टेंट के 1 मिलियन मॉलिक्यूल है तो 1 मिनट में एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, इतने इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरा यही रीज़न है कि उसकी स्मॉल अमाउंट ट्रेसिस में वो चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, देन सेकेंड, दीज आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि मतलब कि हर एंजाइम हर रिएक्शन के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, ये स्पेसिफिक है। और मैक्सिमम जो एंजाइम्स हैं वो ऐसे हैं कि सिंगल एंजाइम जो है वो सिंगल रिएक्शन के लिए है। मतलब 1 एंजाइम जो है इट कैन नॉट कैटेलाइज मोर देन 1 रिएक्शन, ये मतलब है। ठीक है, देन थर्ड, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपका रेट होता है ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम। अब इसको समझिएगा क्या है, एक टेम्परेचर बोला है इन्होंने, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है, एट विच रेट ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम। ऐसा टेम्परेचर जिस पे रेट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन का मैक्सिमम होता है। और बेसिकली जो ये टेम्परेचर होता है बेटा, ये क्या होता है, इसका जो रेंज है इस टेम्परेचर का, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 298 से 310 केल्विन के बीच होता है। ठीक है, इसकी रेंज है ये। तो और आप ये यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी यही है। 310 केल्विन का मतलब क्या हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का भी यही टेम्परेचर होता है। यही रीज़न है कि एक जनरली फॉर आवर बॉडी जो आपकी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं दे आर सुटेबल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, ये मेन रीज़न है। फिर देन नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है बेटा वो क्या है कि एक होता है जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है वैसे एट ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, जो रेट होता है, अभी हमने टेम्परेचर की बात करी, अभी अगर हम पीएच की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरह ऑप्टिमम पीएच है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पीएच है, जो ऑप्टिमम पीएच है वो बेसिकली उस पीएच पे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होती है उनका रेट मैक्सिमम होता है, सबसे फास्ट होता है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्टिमम पीएच है, ये बेसिकली पीएच कितनी होती है, 5 to 7 के बीच होती है। ये जो बेसिकली जिस मीडियम में आपका करते हैं, तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक से न्यूट्रल मीडियम के बीच में ये रिएक्शन करते हैं। देन जो 5th पॉइंट है इसका, 5th पॉइंट क्या है, यहाँ पे बेसिकली बेटा को एंजाइम्स अगर इनके साथ में रिएक्शन करें या फिर एक्टिवेटर्स इनके साथ में रिएक्शन करें, कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स वो क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कोएंजाइम और एक्टिवेटर्स दोनों का एक ही काम है कि आपका क्या हेल्प करते हैं ये बेसिकली एंजाइम की। जैसे हमने प्रोमोटर्स पढ़े थे उसी तरह से एक्टिवेटर्स। तो कोएंजाइम में जैसे बेसिकली क्या हो जाता है, जैसे आपके विटामिन्स हो गए। ठीक है, कोएंजाइम में जैसे आपके विटामिन्स हो गए, आपके नॉन प्रोटीन सब्सटेंस बेसिकली जैसे विटामिन हो गए आपके, वो हेल्प करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं।
फिर एक्टिवेटर्स में बेसिकली क्या होता है, मतलब कुछ मेटल आयन हो जाते हैं, जस्ट लाइक आपका सोडियम आयन हो गया, मैग्नीज आयन हो गया, ये बेसिकली आपके एक्टिवेटर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल जो होता है उनके बीच में जो वीक बॉन्ड होता है, तो उसके थ्रू ये कैटालिटिक एक्टिविटी को एंजाइम की इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं उसके थ्रू और उसकी बेसिकली एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ से हम जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेंगे बेटा, वो है हमारा इसकी मैकेनिज्म लेंगे हम। तो यहाँ इसकी मैकेनिज्म ले लेते हैं हम। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो जो आपकी ये मैकेनिज्म है कैटालिसिस की, ये बेसिकली 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले तो मैं आपको रिएक्शन बता दूं कि समझ लीजिए कि वी हैव एंजाइम, वो आपका सबस्ट्रेट से रिएक्शन कर रहा है। ये क्या करता है, आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES बनाता है और जो किस में ब्रेक हो जाता है, आपका प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो सिंपल P लिख लो, चाहे P1 P2 लिख लो, किसी भी तरह से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारी रिएक्शन है, इसको हमें देखना है कि ये कैसे कंप्लीट हो रही है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली मैंने आपको इनिशियल में ही ये चीज़ बताई कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ़ कैविटीज़ होते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज नंबर ऑफ़ कैविटीज़ होती हैं वो बेसिकली इस तरह से होती हैं कि उसके अंदर जो एड्सॉर्प्शन होगा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री जो रिएक्टेंट होगा उसका होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जस्ट लाइक आपका अगर उसके सरफेस पे कुछ कैविटी है तो उसमें वो फिक्स हो सके रिएक्टेंट, ठीक है। और जो इसमें बेसिकली जो ये कैविटीज़ होती हैं ये कुछ एक्टिव ग्रुप की होती हैं जिनकी पर्टिकुलर अपनी एक शेप होती है, जैसे आपका अमीनो ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया, या आपका अल्कोहलिक OH ग्रुप हो गया। और यही बेसिकली आपके एक्टिव सेंटर हैं एंजाइम सरफेस के, जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन को कर रहे हैं इसमें बेसिकली। अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए, पहले जस्ट आप डायग्राम देखिए कि क्या है। ये आपका एंजाइम कैटालिस्ट है, ठीक है, और ये आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट सिंपल कुछ नहीं, जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसी को ही हम एंजाइम कैटालिसिस में सबस्ट्रेट बोलते हैं। मैंने लिख भी दिया है, यहाँ रिएक्टेंट होते हैं। तो जस्ट लाइक आपने सिंपल देखा होगा कि हमारे घर में जो लॉक होता है हम उसमें की फिट करते हैं, तो हर की उसमें नहीं लगती ना, उसमें कौन सी की फिट होगी, जिसका जो आपका बेसिकली लॉक का जो उसमें मतलब जो कैविटीज़ बनी है वो की के अकॉर्डिंग बना हो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो उसमें पॉइंट्स है वो उसके अंदर होल हो उस तरह का। तो इसी तरह से ये समझ लीजिए कि ये की है, ये आपका लॉक है। तो जैसे की लॉक में फिक्स हो जाती है वैसे ही तो ये आपके क्या है, ये एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, ये कैविटीज़ हैं, ये एंजाइम के सरफेस पे ये इस तरह से इसमें फिक्स हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है। और एक आपका इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कंपाउंड बन जाता है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इस तरह से फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो बीच वाली पोजीशन है ना ES कॉम्प्लेक्स, ये वो बन जाता है। अब इसके बाद सिंपल क्या है, क्योंकि जब भी आपके एक्टिवेटी कॉम्प्लेक्स बनते हैं या आपके कोई भी इंटरमीडिएट आपकी फॉर्म बनती है वो हमेशा क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन के बाद जैसे हम पढ़ते आए हैं कि एंजाइम वो जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा रिएक्शन के बाद अपनी एज इट इज़ फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये भी यहाँ वापस अपनी एज इट इज़ फॉर्म में आ जाएगा और सबस्ट्रेट यहाँ से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। ये सिंपल सा आपका मैकेनिज्म है 2 स्टेप का। तो वो फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें बेसिकली क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट जो है हमारा वो हो गया हमारा बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। बाइंड हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट किससे हो रहा है, एंजाइम से टू एंजाइम, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके सरफेस पे एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और क्या बना रहा है, टू फॉर्म, क्या बना यहाँ से देखिए क्या बन गया, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है, टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। एक चीज़ और बता दो बेटा, ये जो पूरा हमने बताया है इस मैकेनिज्म को जिस मॉडल से बताया जाता है इसका नाम है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल लॉक और की तरह इसको मान के चलते हैं, तो इसका नाम है लॉक एंड की मॉडल। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के नाम से भी आ सकता है या लॉक एंड की मॉडल के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप, ये तो आपका बन गया बीच में। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है। उसके बाद सिंपल आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डिकम्पोजिशन। सेकेंड स्टेप आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक सिंगल प्रोडक्ट भी बन सकता है और एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, किसका डिकम्पोजिशन से बन रहा है, इसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के। एक्टिवेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल हो गया है, ठीक है। सिंपल सा आपका मैकेनिज्म है, इसका कुछ ऐसा टफ नहीं है। और यहाँ ये बेटा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आई थिंक जितना आपका पार्ट था एंजाइम से रिलेटेड वो मैंने आपका ये लास्ट वीडियो में और इसमें कंप्लीट कर दिया है। एक चीज़ और अगर मतलब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो कुछ प्रोसेस आप बता सकते हैं। जैसे हमारा हेबर प्रोसेस पहले भी बताया हुआ है मैंने, उसका बता सकते हैं। या ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है जिसमें आपका बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है। या कॉन्टैक्ट प्रोसेस है आपका जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इन सब में आपका बेसिकली ये सब की सब जो है कैटालिटिक रिएक्शन है इंडस्ट्रियल पर्पस से। तो ये अगर कभी पूछ लिया जाए तो उससे भी आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा कॉलाइटल पार्ट बचता है, यानी कॉलॉइड्स बचते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग लेंगे, जिनका सारा डिस्क्रिप्शन जो भी है वो लेंगे। और वो वाला पार्ट जो है बेसिकली वो उससे रिलेटेड मतलब फिक्स है कि हमेशा क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस उससे हमेशा आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम देंगे। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।